नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम नरेश सिंह नयाल है और मैं उस विषय का शिक्षक हूँ जो विषय हमेशा काटा जाता है, जिस विषय के बाद कुर्सियाँ खाली हो जाती हैं और फिर हमें बुलाया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ तो इसलिए मैं बोलूँगा बिल्कुल। थैंक यू उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी फॉर कॉलिंग मी हियर, फॉर हैविंग मी हियर, कि मैं आप लोगों से कुछ बातें कर सकूँ। मैं उस चीज़ के लिए काम करता हूँ जिस तिरंगे पे हम लोग सावधान होते हैं और जिस तिरंगे के लिए राष्ट्रगान गाते हैं हम लोग। मैं पैरा स्पोर्ट्स कोच हूँ और मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं NIPVD में हूँ। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर मल्टीपल स्पोर्ट्स को देखने का मौका मिलता है। अगर ऐसा होता मेरी आवाज़ आ रही होगी वैसे सबको? हाँ बिल्कुल, थैंक यू भैया। तो मल्टीपल स्पोर्ट्स को कोच करने का मौका मिलता है और मल्टीपल स्पोर्ट्स को कोच करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मुझे आप जैसे लोगों के साथ, आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले बातें हो रही थी कि आपने स्पेशल एजुकेशन चुना है, तो बिल्कुल सही बात है। आपने अगर स्पेशल एजुकेटर बनने का रास्ता खुद चुना है, क्योंकि कोई आपके घर तो नहीं आया था, हमारे घर कोई नहीं आया था। मैं अगर पैरा स्पोर्ट्स में हूँ तो मैंने खुद चुना पैरा स्पोर्ट्स, और उसके बाद अगर मुझे खाली कुर्सियाँ भी मिलती हैं तो मुझे अपना काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। सो थैंक यू वेरी मच। जितने लोग भी यहाँ पर रुके हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बात करेंगे, जो विषय है आज का कि चुनौतियाँ। मेरा जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है कि स्पोर्ट्स में किस तरह से चुनौतियाँ आती हैं, खासकर जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके। अगर हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की तो 21 डिसेबिलिटीज आप लोग सब लोग जानते हैं क्योंकि स्पेशल एजुकेटर्स हैं। आपका रोल पता कितना बड़ा है? आपका रोल हमसे भी पहले स्टार्ट होता है और हमसे ज़्यादा अहम है आपका रोल। मैं तो तब सिखा पाऊंगा, बीइंग अ स्पोर्ट्स कोच, मैं तब सिखा पाऊंगा जब मुझ तक आप किसी को पहुंचाओगे, आप किसी को गाइड कर पाओगे। उसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप में से कल के दिन में कोई स्पेशल एजुकेटर बन के किसी गांव में चला गया कहीं पे, जहां पर आपके पास कोई थोड़ा सा लचक के आता है, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करूंगा, कोई लचक के आता है और आपने उससे कह दिया, वो बोलता है कि मुझे दौड़ना है और दुनिया में वो कीर्तिमान हासिल करना है जो उसेन बोल्ट कर चुका है, और आप में से अगर आपके मुंह से गलती से भी निकल गया, आपने उसकी तरफ देखा, एक तो आपका देखने का भाव, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो शब्दों से ज़्यादा बोलती हैं, आपका बॉडी पोस्चर, और आपने उससे अगर एक बार भी ये कह दिया कि चल लो, दौड़ने की बात बाद में करेंगे, तो यकीन मानिए कि एक लाइफ आपने पूरा वहीं पे ख़त्म कर दी। और उसके बाद एक ही लाइफ नहीं, वो दो चारों को और बोलेगा जाने के बाद में, यार मैं तो ऐसा ही हूँ, और न जाने कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ उसमें आ जाएंगी, और फिर उसके जिम्मेदार हम अपने आप को तो कभी नहीं मानेंगे। तो आप लोगों का बहुत अहम रोल है और आप लोग ही हैं जो हम तक पहुँचाते हैं। चुनौतियों की अगर बात करें तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स में सबसे पहली बात कि जब हम कोएड की बात करते हैं, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि कोएड की बात करते हैं, देन व्हाई डोंट वी सी द इक्वालिटी वेयर इट गोज दैट टाइम? उस टाइम में कहाँ चली जाती है वो? क्यों मुझे अपने बच्चे के लिए एक फीमेल कोच ही चाहिए अगर मेरी लड़की है तो? मैं भी एक पुत्री का पिता हूँ, मेरी बेटी है, क्लास 9th में पढ़ती है, बट जब स्विमिंग के लिए अगर वो जा रही है, स्विमिंग करना चाहती है, तो क्यों एक कोच के पास नहीं लेके जाना चाहता मैं उसे, स्विमिंग कोच के पास में जो कि एक्सपर्ट है? क्यों मैं एक एवरेज, एक वुमेन, एवरेज मतलब आप इसको अन्यथा ना लीजिए, उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्यों एक एवरेज वुमेन कोच के पास लेके चले जाऊँ मैं? अगर मेरे पास एक्सपर्ट है कोई जो मेल है, मेरी बच्ची है, तो क्यों ना लेके मैं उसको उससे कोचिंग करवाऊँ? तो फर्क पड़ता है तो सिर्फ यहाँ से पड़ता है, सोच से। तो फिर हम उसको, हो सकता है कि हमारी बेटी में नेशनल चैंपियन बनने का था और हम उसको डिस्ट्रिक्ट तक भी नहीं पहुंचा पाए। तो पहली प्रॉब्लम आती है कोचिंग में। और अगर ऐसा होता तो ये जो जिनको आपने अभी सम्मानित होते हुए देखा, निर्मला पहली बार मुझे मिली थी रेस कोर्स में, मुझे आज भी याद है, बैसाखियों में मिली थी, और उसके बाद आज वो इंटरनेशनल खेल रही है। नीरजा गोयल जो हर रनिंग इवेंट में मुझे मिलती है, और उसकी सबकी कहानियां हैं मेरे पास, रेखा की है, ये लोग सब पहले कहीं नहीं निकलते थे, लेकिन उसके बाद जब मुलाकात हुई 2015 में, जब मैं इस फील्ड में आया, जब इनको बताया कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आज वो वही खेल उनको नाम दिला रहा है, उसी खेल की वजह से लोग उनको जानने लगे हैं। तो
पैरा स्पोर्ट्स, और मुझे जो लगता है, खासकर यहाँ पर पेरेंट्स भी होंगे, अगर अभी नहीं है तो सुनेंगे, CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड जो है ना, उनके लिए मुझे लगता है कि अगर उनका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया कहीं पे तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये बात मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मुझे इस फील्ड में आज कुछ साल हो गए हैं, मैं 10 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे देश विदेश जाने का खूब मौका मिलता है। थोड़ा सा जिज्ञासा को और ज़्यादा तृप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं पेरेंट्स से भी मिलता हूँ जो फॉरेन में पेरेंट्स हैं, जो CWSN उनके पेरेंट्स हैं, और उसके बाद में इंडिया में अलग अलग कोने में जाते हैं। तो पैरा स्पोर्ट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। अगर मैं एग्जाम्पल्स कोट करने लगा तो आप लोग मुझे लगता है कि बहुत देर बैठना पड़ेगा आपको, तो एग्जाम्पल्स कोट नहीं करूँगा मैं। और सोशल मीडिया की बात कर रहे थे हम लोग थोड़ी देर पहले कि कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसमें सब कुछ दिख जाता है और सारे प्लेयर्स उसमें हैं, सारे खिलाड़ी उसमें हैं। क्यों आखिर CWSN के लिए मैं बोल रहा हूँ कि फिजिकल बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पर अगर कोई पेरेंट्स है तो एग्री करेंगे इस बात से, उनको हर चीज़ से, एक बच्चा 9 साल का है, CWSN है, एक दूसरा बच्चा उसी की उम्र का, उसका दोस्त है, वो दूसरे कमरे में रहता है, वो दूसरे घर में रहता है। अब वो बच्चा बाहर खेलता है शाम को 4 बजे से, लेकिन जो एक CWSN है उसके पेरेंट्स उसको खिलवाना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा उसे अपने साथ नहीं लेके जाता। करेक्ट? वो नहीं लेके जाना चाहता। उसका जो एनर्जी लेवल है, एक 9 साल के बच्चे का जो एनर्जी लेवल है, इसका एनर्जी लेवल यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां आ गया क्योंकि ये खेल रहा है उनके साथ में। बट व्हाट अबाउट दिस? वो तो उतने का उतना ही रह गया। और थॉट प्रोसेस उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और ज्यादा ओवरलोड करता है उसे। तो इसलिए कहते हैं कि फिजिकल एक्सट्रैक्शन बहुत जरूरी है। अब पसीना निकलेगा तो हार्मोन्स खुलेंगे, और कोई नहीं जानता कौन कल के दिन में कहाँ का चैंपियन बन जाए। बहुत सारे लोग हैं, नवदीप बहुत छाया हुआ था, विराट कोहली से उसके एग्रेशन का तुलना करने लगे थे, जेवलिन थ्रोअर, अगर आप लोगों को याद है तो, पैरालंपिक के टाइम में। और एक चीज जरूर कहूंगा आप लोगों से, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर्स है, तो जो पैरा गेम्स होंगे उनको जरूर देखना। आपको बहुत कुछ मिलेगा वहां पर देखने के लिए। चुनौतियां आएंगी आपको, चुनौतियां, कोचिंग की चुनौतियां मैंने कहा, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन की चुनौतियां, व्हीलचेयर यूजर जो हैं, यही लोग जो यहाँ पर थे, निर्मला, इनको बहुत सारी चुनौतियां आती हैं क्योंकि हमारी जो बसेस हैं वो लो फ्लोर नहीं है। अगर लो फ्लोर होता है तो रैंप यूज नहीं करते हम लोग, अंदर नहीं चढ़ पाते। कई कंडक्टर देखते ही मना कर देते हैं। आप दीजिए ना, रिजर्वेशन तो बहुत दिया हुआ है, हमें भी पता है। मैं बहुत बार लड़ता हूँ, बहुत बार हम लोग लड़ाई करते हैं, बहुत बार हम लोग बोलते हैं, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। आप अगर पढ़ाई करेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार सब कुछ तो दिया हुआ है, फिर क्या चुनौतियां हैं। बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, वो सारे नदारत नजर आते हैं आपको। दिव्यांग कोच की, अगर आप दिव्यांग कोच का भी ट्रेन में अगर आप सफर करेंगे, जो दिव्यांग कोच में अगर आप जाएंगे, वहां पर नॉर्मल लोग बैठे रहते हैं, वो होंगे जो डेली उस रूट पे जा रहे हैं, और अगर एक दिव्यांग वहां पर चला जाए तो उसको बाहर कर देंगे वो, या तो गेट नहीं खोलेंगे। और ये मैं कोई पढ़ के या कोई पेपर पीस लेके नहीं बोल रहा हूं, दिस इज ऑल व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, व्हाट आई एम वाचिंग व्हेन वी विजिट प्लेसेस। जब हम जाते हैं इधर उधर, वहां पे देखते हैं हम लोग, तो ये सारी चुनौतियां हैं। उसके बाद जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अभी बहुत सारी बातें कि वो लोग चले गए, वो लोग भी होते तो मैं भी उस चीज में शामिल होता और उनको बताता कि क्यों ये है। पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, बट हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एक एज भी निर्धारित करती है, एक एज निर्धारित करती है। अभी हाल ही की बात बता रहा हूं, एक सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, इंडिया में 5 सेंटर बनने हैं ऐसे। उसका जो पहला सेंटर है वो ग्वालियर में बन चुका है। 3 बार इंस्पेक्शन करने के लिए मुझे मौका मिला उस चीज का, क्योंकि मैं ब्लाइंड फुटबॉल से हूं, तो वहां मैं गया था जब वो स्टार्टिंग में बन रहा था उसके लिए। वहां पर अभी उसको बात आई कि वहां पे एडमिशन की, तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल से, मेरे सोशल मीडिया से नंबर लेके मुझे कॉल किया किसी ने और बोला सर मेरे सिर्फ 2 दिन ज्यादा हो रहा हूं मैं एज से। और मैंने उसे कहा कि नहीं होगा आपका। उसे बुरा तो लगा होगा, लेकिन मैं गलत क्यों बताऊं, उसको कहीं और से ट्रैवल करना है, और 1 दिन भी अगर एज ज्यादा है, क्योंकि वो पॉलिसी है, उसमें आपका और मेरा हाथ नहीं है। अगर मैं किसी को ये कह दूं कि आपकी एज ज्यादा है लेकिन उसके बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो शायद वो गलत होगा। आप गलत आस दे रहे हैं किसी को, आस देते देते कई साल निकल जाएंगे, उसकी एज तो बढ़ेगी। तो एज क्राइटेरिया, अब यहां पर क्या हम क्या कर सकते हैं, समाधान क्या है? समाधान आप लोग हैं। यू ऑल आर द सॉल्यूशंस, वी ऑल आर द सॉल्यूशंस। हाउ, कैसे?
सही टाइम पे सही गेम का सिलेक्शन, सही टाइम पे सही गेम का अगर आपने सिलेक्शन करवा दिया, उसके लिए स्पोर्ट्स का करवा दिया, उसके बाद आप उसको नर्चर कर सकते हैं। जब तक वो 16-17 साल का होगा, ही और शी विल बिकम नेशनल चैंपियन। और नेशनल चैंपियन के बाद में जब वो मेडल लेके आएगी 21, 22, 23 साल में, जब वो पैरालंपिक मेडल लेके आएगी, नौकरी दौड़ के आपके पास आएगी। पॉलिसीज है, ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज नहीं है। डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस तो हर जगह है ना, घर में भी है डिफरेंसेस, तो क्यों उस चीज को नहीं माने हम। डिफरेंसेस आते हैं, हर जगह डिफरेंसेस हैं, वो मिलेंगे। लेकिन अगर मेरे पास अगर पैरालंपिक मेडल है तो मैं लड़ तो सकता हूं। अगर मेरे पास एज भी है और अगर मैं पैरालंपिक मेडल भी लेके आ रहा हूं तो मैं लड़ सकता हूं ना उस चीज के लिए। मैं अपना केस प्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं स्ट्रांग रहूंगा तो मुझे मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने लिया हुआ है। आज अभी हम लोग गुजरात से आ रहे हैं, वहां पर जो टेबल टेनिस के प्लेयर है उसको मिला है क्लास 1 ऑफिसर है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, और अभी 23 करोड़ के आसपास मिला है उसे। हमारे उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग का डेफ एंड डम ओलंपिक में मेडल लेके आया, उसको 2 करोड़ रुपए दिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। तो पॉलिसीज हैं, बट मैं समाधान की अगर बात करूं, राइट टाइम, राइट सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स एंड नर्चरिंग दैट टैलेंट, वो बहुत जरूरी है। सही टाइम पे अगर हमने सही टाइम पे किसी को स्पॉट कर दिया, उसको अगर बता दिया कि तेरे लिए ये स्पोर्ट अच्छा है, ये गेम कर सकता है, और उसके बाद अगर उसके लिए अब हमें हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी उसे, हम उसको बता के उसके बाद में करेंगे। तो सबके लिए गेम है, अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। पैरालंपिक स्पोर्ट्स है जिसमें क्लासिफिकेशन हैं अलग अलग। जो आईडी वाले हैं उनके लिए स्पेशल ओलंपिक्स है, जो स्पेशल भारत ओलंपिक्स बोलते हैं, वो है। डेफ एंड डम ओलंपिक अलग है। तो बहुत सारी चीजें हैं। स्पोर्ट्स सबसे बड़ी बात अपॉर्चुनिटीज देता है आपको। शेफाली है, शेफाली अभी खेल के आई है जापान 2 बार जाके आई है। वर्ल्ड कप खेला है उसने बर्मिंघम में, इंग्लैंड में। अक्षरा राणा आज यहाँ पर नहीं है, जो वो अभी गुजरात में ही है क्योंकि लीग चल रही थी। और उसके बाद में वो क्लास 6th में इंग्लैंड गई थी, वर्ल्ड कप खेला था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। दैट टाइम शी वाज इन क्लास 6th, 6ठी स्टैंडर्ड पे। लेकिन वो कैसे हुआ, अब मैं आपको उसका वो बता देता हूँ। सब अपनी कहानियां बता रहे थे, मैं किसी और की कहानी बता रहा हूँ आपको। अक्षरा राणा को जब मैंने देखा, वो गेम्स पीरियड में वो वॉल पे बॉल मार रही थी, तो जब मैंने देखा वो किस तरह से पैर चला रही है, तब मैंने उसे अप्रोच किया। बहुत दिन लग गए उसे मनाने में। उसके बाद उसको ब्लाइंड फुटबॉल में लेके आए, और जब ब्लाइंड फुटबॉल में लेके आए, आज वो लिख रही है कहानियां, आज भी वो लिख रही है। ऐसे ही शेफाली रावत है, आपके उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, ये भी BA कर रही है। और उसके बाद में जो NIPVD में थे वो लोग जानते हैं, वहाँ से D.Ed किया उसने। ब्लाइंड फुटबॉलर है, नेशनल मेडलिस्ट है। बट सही टाइम पे अगर आपको सही गाइडेंस मिल गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चुनौतियाँ, फिर से वही बात की, चुनौतियाँ हैं, समाधान भी हैं उसके। ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है। समाधान, सबसे बड़े समाधान मुझे लगते हैं स्पेशल एजुकेटर्स। मैं जब भी मौका मिलता है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये फील्ड हमने चुना है। मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, मैं दूसरी जगह भी कोचिंग कर सकता था क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन मैंने ये फील्ड चुना है। तो फिर मुझे क्या रात देखना है कभी दिन। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे तो शेफाली वो बात कर रही थी कि सर सब तो चले गए, आपका लेक्चर हुआ नहीं और उसके बाद वो किया। तो मैंने कहा मैं कुर्सियों से भी बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ। और अगर मैं एक आदमी तक भी अपनी बात पहुंचा पाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सक्सेस हूँ उस चीज़ में। एक पेरेंट भी अगर मेरी बात सुनकर अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में लेके आता है, या कल के दिन में मुझसे पूछता है कि सर थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, इसको क्या कराएं, कहाँ लेके जाएं, तो इसका मतलब मैंने अपना काम कर दिया। बराबर तो ऊपर वाला भी नहीं कर पा रहा है, ऊपर वाला भी बराबर नहीं कर पा रहा है, चाहे प्रकृति के साथ ले लो चाहे मनुष्यों के साथ ले लो आप। तो सोच के ऊपर है सब कुछ। समाधान भी हमारे पास है, चुनौतियां हमारे पास भी हैं। हम क्यों दिव्यांगों की चुनौतियों की बात कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है चुनौतियां। मैं साइटेड हूं, मैं सब कुछ हूं। मैं स्कूटी में इसको लेके आया था शेफाली को, हम लोग आ रहे थे, रोड डाइवर्टेड है, टाइम पे पहुंचना है, क्या है, दैट्स अ चैलेंज, चुनौती है वो। तो मैं क्या करूं, वापस चले जाऊं? मैं यहां आप लोगों से बात नहीं कर पाता अगर उस चुनौती को नहीं लेता। तो जहां चुनौतियां होती हैं समाधान भी होते हैं। और आप लोगों को यही कहूंगा कि जब आप लोग स्पेशल एजुकेटर बनने के बाद में जब कहीं पर जाएंगे, आप अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, अलग अलग स्कूल्स में जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करेंगे, तो बहुत
बहुत बहुत खासकर जब आप किसी को कुछ बता रहे होंगे तो ये जो संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं हम लोग, शालीनता की बात कर रहे हैं, इसे बिल्कुल अपने पास बना के रखिएगा, क्योंकि आप लोग ही होंगे जो किसी को गाइड कर सकते हैं। बाहर की अगर मैं बात करूँ, फॉरेन में जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, दे आर हाईली रेस्पेक्टेड। ये पता है, जो सीनियर्स हैं यहाँ पर उनको पता है ये बात कि बाहर किस तरह से हिसाब किताब चलता है और बाहर कैसी बातें होती हैं। लेकिन हम लोग, अगर मैं इंडिया में हूँ तो मुझे इंडिया के हिसाब से ही तो चलना पड़ेगा, मुझे यहीं के हिसाब से चलना पड़ेगा और मुझे यहीं के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो स्पोर्ट्स में चुनौतियाँ, कोचिंग की चुनौतियाँ हैं, कोच सही टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेल है फीमेल है, सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आती है कि जो डिसेबिलिटी के अनुसार उनको जाने देना है नहीं जाने देना है। कई बार आप डिसेबल्ड है, आप बच्चे के साथ में जा रहे हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चा है, लेकिन उसके बाद जब आप कंसेशन दिखाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं ये तो नहीं चलेगा, यूपी में नहीं चलेगा, उत्तराखंड में नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद आता है कि जब जो मैं भी फेस करता हूँ एज ए कोच, जब किसी को बताते हैं तो उसके बाद पेरेंट्स, एक लेवल के बाद में पेरेंट्स का आता है कि इसके बाद क्या, अगर नेशनल चैंपियन हो गया तो उसके बाद क्या, और अगर इंटरनेशनल चैंपियन हो गया तो उसके बाद क्या, जो कि लाजमी है, सभी के साथ होता है वो सब। बट उसके लिए आपको जानना होगा, आपको वो रूट देखनी होगी और उसके बाद उस चीज़ को उस लेवल तक लेके जाना होगा। अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है और अगर आपने उसे सिर्फ नेशनल तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप ले जा नहीं पा रहे, क्योंकि कोचिंग, पैरा स्पोर्ट्स की कोचिंग सब जगह नहीं है और कोई एग्री नहीं करते बहुत जल्दी, ये हकीकत है। आजकल थोड़ा सा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, उस पर बात नहीं करूंगा मैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आप हमें एथलीट दे दीजिए, कि आप हमें और अगर 2-4 एथलीट हैं तो वो दे दीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपके पास, चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन चुनौतियों के साथ सॉल्यूशंस भी हैं। और जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन, फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो है, आप लोगों की तो ट्रेनिंग होती है ना, होता है ना, डीएड, स्पेशल बीएड, स्पेशल एमएड। हमें नहीं, हमारी नहीं होती ट्रेनिंग, हमें आके सीखना पड़ता है। अगर मुझे अच्छा करना है तो मुझे अपना लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और अपना लेवल ऑफ लर्निंग और अपना लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, उस पर काम करना पड़ेगा सबसे पहले। कोचिंग तो बात की बात है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है। हम लोग जो हैं, हम सिंपली बीएड और एमपीएड करके आते हैं या कोचिंग का कोर्स करके आते हैं और उसके बाद में हम लोग पैरा स्पोर्ट्स को कोचिंग करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सुना और आप लोगों को मैं लूँगा, अभी क्वेश्चंस लूँगा, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप लोग अच्छा कीजिए जीवन में और खूब तरक्की कीजिए। अगर आपके किसी के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़। हाँ जी, डिसेबिलिटी की कैटेगरी में भी आ रहा है, तो हाउ टू रीच यू एंड कोई कोच या इंस्टीट्यूशन हम कैसे रीच करें? डिपेंड करेगा कि कौन सा क्लासिफिकेशन है। मुझे रीच करना बहुत आसान है। आई एम एवरीवेयर देयर इन सोशल मीडिया। मैं बहुत सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन हूँ मैं। अगर आप नरेश सिंह नयाल भी गूगल करेंगे यू विल फाइंड मी, क्योंकि दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई वर्क। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से काम कर रहे हैं और इन लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से, जो वीआईज हैं उन लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से, यू विल गेट माय नंबर। आई कैरी ओनली सिंगल नंबर, आई डोंट हैव व्हाट्सएप नंबर एंड दैट कॉलिंग नंबर, आई गॉट ओनली वन नंबर। ठीक है, बहुत आसान है, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगा। जब मैं आई पार्टिसिपेट पैरा ओलंपिक, no, para Olympic you cannot participate. You can participate in Special Olympics. Yes, definitely you can participate, but in Special Olympics. So what is the difference between para and Special Olympics? Para Olympics is like it's for a lot of categories are there, lot of classifications are there, but for intellectual disability and mentally retardation we have Special Olympics. That is the difference between Special Olympics and Paralympics. And one more is there, deaf and dumb and dwarf. Dwarf is under Paralympics, है ना, नहीं तो नवदीप मेडल लेके नहीं आता। 97 195 64 581।
थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। फॉर whom? Gymnastic for whom? Child, special child or child? Gymnastics is not there for a special child. That's what I was telling कि आपको उसका थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा कि कौन सा क्लासिफिकेशन वहाँ आता है, where he or she falls. Then gymnastics is not for a special child. Swimming is there. Swimming is there. Swimming is there. तो सर इसकी स्टार्ट कब से करें? अगर बच्चा करना चाहता है और वो इन्वॉल्व होना चाहता है तो स्पेशल भी है, और स्पेशल ओलंपिक में वो क्या खेल सकता है, इंटरेस्ट तो उसका देखना होगा, ये समझ आ रहा है। बिल्कुल। बट उसमें कौन कौन सी और चीजें हैं जो अगर स्विम नहीं कर सकता तो और क्या कर सकता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। पहले तो आपने पूरी मेरी जो ट्रेनिंग है वो मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि देखिए आप सबसे बेस्ट एज जो है किसी को आइडेंटिफाई करने का 7 to 9 years, 7 से 9 साल का जब वो बच्चा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप उसे सब जगह लेके जाइए, सारे गेम में। डोंट वेट फॉर एनी स्पेशल कोचिंग एंड ऑल। टेक हिम टू बैडमिंटन, टेक हिम टू बॉक्सिंग, टेक हिम टू फुटबॉल, टेक हिम टू क्रिकेट और लाइक दैट। ओके, सब जगह लेके जाइए। उसके बाद एक आपको बच्चे में दिख जाएगा किसमें उसको ज्यादा इंटरेस्ट है। दिख गया, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि गेम कौन सा उसको पसंद है, एक काम आपका हल्का हो गया। उसके बाद में उस गेम को देखिए, सर्च कीजिए जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, आईपीसी। इंटरनेट में जब आप जाएंगे तो आईपीसी मिलेगा, वहां पर उसको देखिए, उसकी जो डिसेबिलिटी है उसका क्लासिफिकेशन है या नहीं है किसी उस गेम में। अब आपको पता लग जाएगा कि मुझे क्या करना है। उसके बाद में आप यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल कोचिंग, फिर आप प्रोफेशनल कोचिंग उसकी शुरू कर सकते हैं। और जब आप 7 या 9 साल तक अगर वो सही हाथों में पहुंच गया तो फिर वो 18-19 साल में वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकता है या बन सकती है। सर इसके लिए कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है? किस चीज के लिए? यही ओलंपिक्स वगैरह खेलने के लिए क्या बच्चे की कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी होती है? नो, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट खेलने के लिए नहीं है। आप कोई भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने अभी बताया ना आपको एक एग्जांपल, जैसे अक्षरा राणा का जो क्लास 6 में थी, सी प्लेड वर्ल्ड कप, ब्लाइंड फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेल के आई। वो क्लास 6 में थी और शेफाली D.Ed कर रही थी, तो दोनों का एजुकेशनल उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो गया ना, तो उसमें नहीं एजुकेशनल, उसमें खेलने के लिए कोई वो नहीं। और कोई? डन, थैंक यू। हाँ बताइए। क्वेश्चन ये है कि जैसे बीपीएड आपने बोला, हाँ। उसके थ्रू हमें इस फील्ड को चूज करना है, पैरा जैसा आपने बताया। हाँ हाँ। तो उसके लिए मतलब यूनिवर्सिटी से होता है कोर्स? हाँ, अगर आपको कोचिंग में, आपका कहने का मतलब है कि अगर आपको कोचिंग में आना है तो पहली बात तो आप पैरा मत देखिए। पहली बात आपको कोचिंग के क्राइटेरियाज पूरे करने होंगे। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में आते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरिया, जैसे अगर आप बीपीएड एनपीएड करते हैं तो आप एज अ टीचर जा सकते हैं, पीटीआई जा सकते हैं। बट अगर आपको कोचिंग में आना है तो आपको डिप्लोमा करना होगा, कोचिंग का डिप्लोमा, जो कि NIS बोलते हैं, NNIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स, नेताजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। वो पटियाला और बहुत जगह अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग कोर्सेज हैं। वो अगर आपने कर लिया डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने कर लिया, उसके बाद में आप कोचिंग के फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बीपीएड और एमपीएड भी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है उसके बाद। बट अगर कोचिंग में प्रोफेशनली आना है तब आपको वो करना होगा। बीपीएड एमपीएड के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। सर के यहाँ ऐसे कोच अवेलेबल होंगे जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, उन्हें वो सब भी करा सके, बहुत कम समझ सके कि हाँ इस बच्चे को इस चीज की नीड है, हम इस तरह से कराएं। बिल्कुल। आपको नॉलेज है, आप इस फील्ड में हैं, आप सिंगल हैं अभी हमारे सामने, बिल्कुल। क्योंकि मैंने कोई और कोच ऐसा भी देखा नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आपको ही देख रही हूँ। नहीं। तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि हम देहरादून के लोकल हैं, तो क्या कोई ऐसा है जो हमारे स्पेशल बच्चे को ट्रेन कर सकता है? मैम, और भी लोग हैं जो लोग कर रहे हैं इसमें, लेकिन कोचिंग के फील्ड में जैसे हैं, जैसे एक डबराल हैं वो करते हैं, और उसके बाद में, लेकिन होता क्या है ना कि अगर आपने जैसे कोचिंग के लिए लेके चले गए तो कहीं ना कहीं से वो मुझे कॉल करते हैं और फिर उसके बाद में मैं गाइड करता हूँ, हम लोग आपस में बात करते हैं कि किस तरह से आप कोचिंग करते हो करके। तो हम लोग आपस में मिलके काम करते हैं और मेरा काम बढ़ाना ही है। क्योंकि सर हर स्पेशल बच्चे को हर कोई ट्रीट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये वेरी सबके बस करेक्ट। की बात नहीं है ना सर, हाँ। इसलिए इंग्लिश के लिए इंग्लिश टीचर ही चाहिए मैम, मैथ्स के लिए मैथ्स ही चाहिए, है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है। कई जगह ऐसा होता है ना सर, जो ट्रीट कर ही नहीं सकते तो वो तुरंत मना कर देते हैं ना,
तो वो जो रिजेक्शन होता है ना वो बहुत जगह से मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कोचिंग के लिए वही है कि कोचिंग के लिए अगर आप जाएंगे तो आप लोग अगर कोच के पास जा रहे हैं तो शुरू में आपको हर कोई मना करेगा। ये मैम साइटेड में भी होता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे भी जब मैं गया था, जब मैं ट्रायल्स दे रहा था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे भी रिजेक्ट किया गया था। बट नेक्स्ट ईयर आई बाउंस बैक, मैं आया उसके बाद में फिर। और ये हर जगह होता है, हर किसी के साथ होगा। हमारे साथ इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग स्पेशल वाले हैं, इसलिए हमको ज़्यादा होगा, वो हमें पहले से सोच लेना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा, जो पेरेंट्स आते हैं उनको भी यही बोलता हूँ। आपने ये मान लिया ना कि आप अगर पेरेंट्स हैं स्पेशल बच्चों के, आपने मान लिया तो पार्टी में आप किस तरह से आप यकीन नहीं मानेंगे मैम। मैं जब वीआई बच्चों के साथ में जाता हूँ या उनके साथ जब ये लोग मेरे साथ चलते हैं, मुझे लोग देखते हैं, अलग अलग निगाहों से भी देखते हैं, अलग अलग वो देखते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वीआई को मुझे कैसे हैंडल करना है। तो दुनिया के लिए मैं उसका हाथ क्यों छोड़ूं जो मेरे भरोसे चल रहा है। तो वो जरूरी है, तो वो जरूरी है। तो उनकी वजह से एक नाम भी तो है आपका फिर। नहीं तो काम करेंगे तो नाम होगा ही ना मैम। सर बिल्कुल आपका काम करना पड़ेगा ना मैम। तो उनका नाम है मैम, काम करना पड़ेगा ना आपको। नौकरी करके नाम नहीं होगा ना, काम करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही बोला, उनकी वजह से है। मतलब हमारी जो पहचान है, मैं कोचिंग दे रहा हूँ इसलिए पहचान है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग इफेक्टिव है, सिखाया और वो सीख सके तभी तो बिल्कुल बिल्कुल वही, इसीलिए तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं। और उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब हम बातें करें इस तरह से कभी हो तो ये लोग भी रहें, ताकि ये सुने हमें भी, और उसके बाद यहाँ भी थोड़ा सा भीड़ रहे। और जो ताकि जो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो मेरे साथ आते हैं खिलाड़ी, उनको बुरा ना लगे, क्योंकि मैं तो आदी हूँ इन सब चीज़ों का, मुझे इन चीज़ों का वो है, उनको बुरा ना लगे। क्योंकि वो बार बार मेरे कान में क्वेश्चन कर रही थी, सर अब तो समापन भी हो गया, वोट ऑफ थैंक्स भी हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, मदद कर लेंगे। हम तो हैं बिल्कुल। नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल हाँ तो हमें काफी कुछ आपसे चीजें मिली हैं, हाँ। मतलब जिन चीजों की शायद मतलब जो हमारे क्वेश्चन थे शायद वो सर लोग भी हमारी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, जो आप। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये चीज बहुत बड़ी हुआ है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सो थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को बेस्ट विशेज। जो स्पेशल मदर्स यहाँ पर हैं, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, और जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं या बन के जाने वाले हैं, आप अपने करियर को चमकाइए। और किसी एक बच्चे को आपने चमका दिया तो आपका करियर अपने आप चमक जाएगा। थैंक यू वेरी मच।